नमस्कार, मैं राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज़ 7। हाल में मैं आगावाड़ा जो ग्रामीण विस्तार है दाहोद जिले का, यह दाहोद से लगभग 15 से 17 किलोमीटर के दूरी में पाया जाता है। एक बहुत ही सुंदर जगह पर मैं पहुंचा हूं। यहाँ पे बहुत सुंदर प्राकृतिक के दृश्य में देखकर बहुत आनंद की अनुभूति आ रही है। ये एक आदिवासी एरिया है, विस्तार है। इस स्कूल के अंदर जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ आजू बाजू छोटे छोटे पौंड है, छोटे तालाब है और बहुत सारे चीज़ें हैं हम बताएं तो। लेकिन खास कर मैं जो यहाँ पर हम पहुँचे, खास हमारा उद्देश्य यहाँ पर जो कि आदिवासी समाज का एक बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। અહીં જે ઉપસ્થિત છે આ મંચ પર એવા ડૉક્ટર આરતીબેન ભીલ એડવોકેટ ગુજરાત હાઈકોર્ટને નમ્ર વિનંતી કરીશ કે તેઓ આ પ્રસંગને અનુરૂપ બે શબ્દો આપણને કહેશે। ડૉક્ટર આરતીબેન ભીલ। ડૉક્ટર આરતીબેન ભીલનું સ્વાગત। न मैं गिरा न मेरे उम्मीदों के मीनार गिरा, न मैं गिरा न मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। तकलीफ जहर की नहीं थी, तकलीफ जहर की नहीं थी, वो तो मैं पी गया, लेकिन लोगों को तकलीफ तब हुई जब मैं उसे पीकर भी जी गया। ख्याल आवવો જોઈએ કે આપણા અધિકારો જાણે તો બધા છે પણ સમજવામાં લગભગ ઓછા આવતા હોય છે મને લાગે છે, કારણ કે સમજ શક્તિ ઓછી સમજણ નથી, એટલે કયા અધિકારનો ક્યાં ઉપયોગ કરવો એ હજી પણ આપણા સમાજની અંદર ખૂબ એની કમી મહેસૂસ થાય છે આપણને। 13 સપ્ટેમ્બર વિશ્વ આદિવાસી અધિકાર દિવસ યુનો દ્વારા ઘોષિત થયેલ છે। એ વિશ્વ આદિવાસી અધિકાર દિવસ છે આપણો કસ્ટમરી લો, જેમ કે કહેવાય કે આપણા પ્રથાગત કાયદાઓ જેને કહેવાય, પ્રથાગત કાયદાઓ છે કે જે આપણી રૂઢિઓ છે, એ રૂઢિઓ વારંવાર વર્ષોના વર્ષ સુધી જ્યારે ચાલતી હોય ત્યારે એ વારંવાર ઉપયોગમાં આવવાથી એ આપણા એક વિધાન કરે છે, કસ્ટમરી લો જેને કહેવાય। દાહોદ જિલ્લો જે મતલબ કે બધી જગ્યાએથી દાહોદ જિલ્લો પાછળ જ છે। 10માનું રિઝલ્ટ જોઈ લો, 12માનું, 8મું, સાયન્સનું, હાલ તો જે ગરીબીમાં પણ સૌથી ફર્સ્ટ નંબરનો જિલ્લો એટલે દાહોદ। એનું કારણ તો હવે ગામને રોજગારી પ્લસ કે શિક્ષણ બહુ ઓછું છે ને ગામના જે આગેવાનો હોય, સરપંચ હોય કે સભ્ય તાલુકા જિલ્લા, જે કોઈ સ્કૂલોમાં જઈને પણ તપાસ કરતા નહીં કે સાહેબો ભણાવે છે કે શું કરે છે, સાહેબો ભણાવે કે કોઈ નહીં જોતું, શું કરે છે કોઈ નથી જતું। અહીં આવીને સાહેબો અમુક ભણાવતા હોય, બાકી ફોન લઈને બેસી રહે, બરાબર એ કોઈ તપાસ કરતું નથી। એ ખાસ નોંધ તો આપણા આગેવાનો જે હોય એમને આ બધી નોંધ લેવી જોઈએ કે એમને ટુકડી બનાવવી જોઈએ, જેમ કે આ એક કમિટીની રચના કરવી જોઈએ કે અંદર સ્કૂલોની અંદર। બહુ સારું તો આમ કે અનિલભાઈ ભુરિયાનો ખૂબ ખૂબ આભાર હું વ્યક્ત કરવા માંગુ, જ્યાં સુધી કે એક વિચારધારા કરી કે સમાજ માટે કંઈક કરી બતાવવું, એટલે બહુ મહત્વની વાત છે ને આ ફાઉન્ડેશનનો સપોર્ટ સમગ્ર જિલ્લાને જ આપવો જોઈએ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप ये कार्यक्रम किस संदर्भ में हो रहा है, क्या है, उसकी जानकारी के लिए हमारे साथ में यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता का आज्ञान जुड़े उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर जी, आपका शुभ नाम? अनिल भुरिया। अनिल भुरिया जी, जो आज हम यहाँ पहुँचे हैं जो आगावाड़े के अंदर, यहाँ हमने देखा स्कूल में बहुत अच्छा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ पर बच्चे से लेकर युवा से लेकर बुजुर्ग, बहन बेटियाँ सब यहाँ पहुँचे, तो क्या कारण है इसका? हमने यूँ सोचा है कि हमारे आदिवासी एरिया में शिक्षण की, रोजगारी की और कुरिवाज और बहुत सारी समस्याएं हैं, तो सामाजिक ऐसा कोई संगठन या फाउंडेशन बनाए, उसके हिसाब से हम आपस में सभी तरह के बच्चे हों, जवान हो या बूढ़े हो, सभी शिक्षित हो, बेरोजगार हो, सभी समाज के अलग अलग वर्ग के लोग साथ में मिलकर शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, सरकारी योजनाओं पे और स्वास्थ्य पे सभी अलग अलग जगहों पे जाके काम करें ज़मीनी लेवल पर, जैसे कि पीएससी सेंटर, आंगनवाड़ी, पंचायत घर और स्कूल, ऐसी सभी जगह पे हम जाते हैं और अलग अलग कैंप करते हैं ताकि हमारे समाज में जागृति आए और यही हमें
सोच के जन्मभूमि फाउंडेशन की शुरुआत की है, जो ये तीसरा कार्यक्रम है। और आने वाले समय में हम दाहोद के सभी गाँवों में जाएंगे और अलग अलग विषय पे काम करने वाले हैं। देखिए, जो इन्होंने कहा जन्मभूमि फाउंडेशन में, कैमरामैन से कहूँगा मेरे सामने ये देखिए, आप ये दिखाइए कि किस प्रकार से यहाँ पर एक आदिवासी संस्कृति का चित्रण यहाँ पे किया गया है। जन्मभूमि फाउंडेशन दाहोद, जो गुजराती में लिखा है, और यहाँ देखो, आओ जन्मभूमि नु ऋण चुकाविए। मतलब आइए, हम जो मातृभूमि है, हमारी जो धरती माता है, उसका हम जो ऋणी हैं, हम लोग इस धरती के ऊपर हम रहते हैं, यहाँ से खान पान खनिज अन्न सब हमको ऐसे ही मिलता है, इसका हमें ऋण चुकाने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा लिखा सर, बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले तो हम हमारे आरजे भारत न्यूज़ 7 के माध्यम से हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इतना अच्छा फाउंडेशन आपने शुरू किया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। सर, जो एक विशेष प्रवक्ता बहन आए हैं, क्योंकि सरकार भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, और हमने देखा कि बेटी को, बहन को आपने बुलाया है, वो कहाँ से आए हैं, उनका क्या नाम है। और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हर वर्ग के लोग, जो आपने कहा, अलग अलग विपक्षी दलों के जो राजनीतिक नेता है वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो क्या आपका फाउंडेशन कोई राजकारण से अटैच है या स्वतंत्र है सर? नहीं, हमने सभी तरह के लोग, जो कोई भी धर्म के हो, जाति है के हो, या कोई भी पार्टी पक्ष के हो, सभी आके साथ में मिलके काम करें, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है। और आज 13 सितंबर आदिवासी अधिकार दिवस है, लेकिन हम आज 9 तारीख को आदिवासी अधिकार दिवस इस फाउंडेशन से मना रहे हैं। तो इनके लिए स्पेशल वक्ता के तौर पे हमने गुजरात हाई कोर्ट से महिला वकील को बुलाया है। वो बहुत अच्छे सोशल वर्क भी कर रही हैं, और साथ साथ उनका सोशल वर्क में महिलाओं के प्रति अच्छा काम भी रहा है। तो उनको हमने स्पेशल वक्ता के तौर पे बुलाया है, और अलग अलग सामाजिक समस्याएं और उसके उकेल किस तरह हम कर सकते हैं, उस विषय में चर्चा विचारणा सभी मिलके कर रहे हैं। सर, जो समाज की कुरीतियाँ है, समाज के जो दाहोद जिला बहुबली आदिवासी विस्तार है, यहाँ के सारे राजकारण भी आदिवासी वर्ग के हैं, फिर भी यहाँ के आदिवासी जो भाई बहन हैं, ये माइग्रेटेड होते काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। शिक्षा का अभाव है यहाँ पर, और नल से जल की योजना यहाँ पर आपके यहाँ तो बहुत अच्छा पौंड है, तालाब है, लेकिन आज गाँवों में पानी की समस्या, किसानों की समस्या, क्या इन समस्याओं के ऊपर भी ये आपकी जो फाउंडेशन है काम करेगी? जी जी, सभी तरह के माहिती और मदद और सभी तरह की जन जागृति आए, जैसे कि खेती में जी, स्वास्थ्य में जी, शिक्षा में, और उद्योग से लेकर रोजगारी तक सभी तरह के लोगों तक माहिती पहुँचे, उनको सहायता प्राप्त हो, इसी तरह का ही हमने एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। आने वाले समय में दाहोद के हर एक गाँव से युवा जुड़ने वाले हैं, और सभी तरह के वर्ग के और जाति धर्म ज्ञाति और पक्ष के लोग साथ में मिलकर काम करने वाले हैं। देखिए, एक बहुत ही बढ़िया बात है, इन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, जो कि जन्मभूमि फाउंडेशन ऐसा है, इसमें हर वर्ग के लोग इसमें काम करने वाले हैं। इनका कहना है, इन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई भी राजनीतिक पक्ष क्यों ना हो, सबका स्वागत किया जाता है। लेकिन ये जो फाउंडेशन है, ये किसी भी राजकारणीय पक्ष के साथ अभी नहीं है, और भविष्य में भी ये नहीं रहेंगे, ऐसा इनके विचारधाराओं से हमें लग रहा है। लेकिन ये जो फाउंडेशन है, चाहे बच्चे हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, विद्यार्थी भाई बहन हो, या कोई भी सोशल एक्टिविटीज़ हो, इनके सबके लिए वो काम करेंगे, और विशेषकर स्वास्थ्य के ऊपर भी काम करने की इन्होंने बात की है, और जन जागृति का अभियान यहाँ पे चलाया जा रहा है। सर, 13 तारीख जो है उसके विषय में कुछ कहेंगे, क्या तैयारियाँ? आदिवासी अधिकार 13 सितंबर को है, जी। लेकिन हमने समय ठीक व्यवस्था होने के न होने के कारण ये थोड़े दिन पहले रखा है 9 तारीख को, ताकि रजा का वार हो। और हमारा फाउंडेशन का हेतु भी यही है कि महीने में 1 या 2 प्रोग्राम करें, जैसे कि रविवार हो और जाहिर रजा का दिवस हो, ताकि सब जो नौकरी धंधा करते हैं और शिक्षा करते हैं, सभी तरह के लोग महीने में एक बार आए और अपनी जन्मभूमि का ऋण चुकाए। सामाजिक संगठन और सामाजिक संपर्क और उसके साथ संबंध प्रस्तावित करें, और सभी के अंदर एक विश्वास पैदा हो कि हम सभी साथ में मिलके अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, ये 13 सितंबर की बात करें, इस दिवस की स्थापना किसने, कहाँ, मतलब किसके द्वारा की गई? 13 सितंबर हमारे यूनो द्वारा और भारत सरकार द्वारा भी मनाया जाता है, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो आदिवासी अधिकार की बात कर रहे हैं, वो हमारा फाउंडेशन के थकी हर एक दिन
365 दिन हम आदिवासी अधिकार के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए 13 सितंबर कहाँ शुरू हुआ नहीं हुआ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हम 365 दिन आदिवासी अधिकार और आदिवासी किस तरह आगे बढ़ सकते हैं इसी विचारधारा को लेके सामाजिक संगठन में काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। सर आपका पूरा नाम? मेरा नाम अनिल भुरिया है। मैं PhD का सोशियोलॉजी में विद्यार्थी भी हूँ और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में मेरा PhD चल रहा है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे दाहोद कॉलेज में सेवा भी कर रहा हूँ। इसके साथ साथ ही भी मैंने ये फाउंडेशन की शुरुआत की है ताकि सभी प्रकार के काम हम साथ में मिलकर कर सकें। देखिए हमारी यहाँ पर बात हुई और काफ़ी चर्चा हमने करी। हमने एक सवाल उनसे जब पूछा कि 13 सितंबर को लेकर जो हमने पूछा, उन्होंने एक बहुत ही एक खूबसूरती में जवाब यहाँ पर हमको दिया है। उन्होंने कहा है कि केवल 13 सितंबर लेकिन हर एक दिन हम तो 365 दिन ही हम हमारे हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, हम हमारे हक अधिकार के लिए लोगों से बातचीत करेंगे। नाम मंगा कैलाश है, गोरवाणी गाम से। હું મારી પ્રાથમિક શાળાની અંદર 26 જાન્યુઆરીના દિવસે ગયો હતો, ગયા વર્ષની વાત છે મેં। ત્યારે મેં મારા આચાર્ય શાળાના આચાર્યથી અમે જોડે વાત કરી કે અમારે ભણેલા ગણેલા જે વિદ્યાર્થીઓ છે કામની અંદર રહે છે એ શિક્ષણ બાબતે થોડી કંઈક ચર્ચા માટે કદાચ અઠવાડિયાની અંદર એકાદ દિવસ આવી શકે। તો અમને ત્યાં આચાર્યથી એવી વાત મળી કે ભાઈ તમે આવી રીતે આવી શકતા નથી અથવા શાળામાં નિરીક્ષણ કરી શકતા નથી, તો આ બાબતે આપ શું કહેશો? અમે જઈ શકીએ કે ના? બીએડ PTC થયેલા વિદ્યાર્થીઓ જઈ શકે કે ના જઈ શકે? મને તમારા પ્રશ્નમાં એ કહો કે તમે અત્યારે એ સ્કૂલની અંદર કોઈ પોઝિશન કોઈ પદ એવું કંઈ ધરાવો છો? ના, બિલકુલ નહીં। તો તમે મતલબ શું તમારા સેન્સ અમે ગામના જ છો। એટલે માત્ર ખાલી તમે નિરીક્ષણ માટે જાઓ છો? આ કે અમારા બાળકોનું શિક્ષણ જે છે આ જે ભાઈનો પ્રશ્ન છે એ ખરેખર મને ખૂબ ગમ્યો। આ આપણો અધિકાર છે હો। વિશ્વ આદિવાસી અધિકાર દિવસની જે વાત થઈ રહી છે આ એક આપણો અધિકાર છે। તમે જઈ શકો છો, તમે ગમે ત્યારે જઈ શકો છો, તમે ચાલુ સ્કૂલમાં પણ જોઈ શકો છો કે આપણા બાળકોની પરિસ્થિતિ શું છે। બાળકો જેટલા છે એટલા પર્યાપ્ત ત્યાં શિક્ષકો હાજર છે કે નહીં, સ્કૂલની અંદર ભણતર કેવી રીતે કરવામાં આવે છે, આ દરેક નાગરિક માત્રનો હક છે। અને આ હક આપણાને આપણા બંધારણ આપે છે કે આપણે એક ગામના નાગરિક, આપણે એક ભણેલા ગણેલા નાગરિક, જાગૃત નાગરિક તરીકે આપણી શાળાની અંદર, આપણા હોસ્પિટલોની અંદર ગમે ત્યાં પણ જઈને કદાચ કોઈ વસ્તુ એવી અન્યાયવાળી લાગતી હોય, ઘટતી હોય કે શોષણ થતું હોય તો ચોક્કસ રીતે આપણે એની જાણ પ્રશાસન કે શાસનને કરી શકીએ છીએ। એટલે તમે તમારા પ્રિન્સિપાલને કહેજો મારી પાસે વાત કરે। કહેજો અહીંયા જે આદિવાસી સમાજની એક મીટિંગ હતી ત્યારે મને ખબર નહોતું। મને તો 12 ગામના લોકોએ કીધું ને 2 દિવસથી મારો મોબાઈલ બંધ હતો, મોબાઈલ રિપેર કરવા માટે ગયો હતો। તો મને ખબર પડી, ફોન આવ્યો કે આ જગ્યા તમારા આગાવાડામાં જે બેન આવે છે, આપણે બેનને તો હોતા જ નથી અને ખબર જ નથી। તો મેં કીધું સમાજ માટે આવતા હોય ત્યારે તો આપણે પડતું કામ મૂકીને જવું પડે। તો જ્યારે અત્યારે સમાજની જે બેને જે વાત કરી છે અને બેન અત્યારે જે આપણે આદિવાસીની જે એડવોકેટ હોય આખા ગુજરાતની અંદર, ગુજરાત હાઈકોર્ટ, તો આપણે ગૌરવ હોવું જોઈએ અને આપણા મનમાં પણ હોવું જોઈએ કે આપણા જે સમાજના જે અત્યારે મેડમ છે એ અત્યારે જો એડવોકેટ છે તો આપણે પણ એડવોકેટ બનવું જોઈએ। આવો તમારા મનમાં વિચાર હોવો જોઈએ કે જ્યારે મેડમે જે આપણે વાત કરી કે નાની ઉંમરમાં જે છોકરીઓ લગ્ન કરી નાખે છે તો એનું સોલ્યુશન શું છે અને શું કારણે કરે છે એ તો પહેલે તો આપણા જે ઉપરના કોઈ પણ હોય, વડીલો હોય, નેતા હોય અથવા પંચાયત હોય કે આગેવાનો જે માણસો હોય, સૌથી મોટી એમને ભૂલ કહેવાય। ભૂલનું કારણ શું છે મેં બતાવું કે છોકરીઓ નાની ઉંમરમાં લગ્ન કરીને ભાગી જાય છે તો એની ઉપર 63, 64 ને 370 નો ગુનો દાખલ થાય છે। તો રૂપિયા કમાવાને બદલે કે એના બાપને સમજાવે કે તમે આટલા રૂપિયા લઈ લેજો અને તમારો ગુનો પાછો ખેંચી લેજો। એટલે અમે છોકરી ભલે 16 વર્ષની હોય કે 15 વર્ષની હોય, ગમે એટલી ઓછી ઉંમરની છોકરી હોય તો પણ એ સોલ્યુશન કોણ આગેવાનો કરી નાખે। ત્યારે આ લોકોને હિંમત કોની આવે? બીજી છોકરીને મેડમ હિંમત આવે ને કે મારે બી આ પેલી છોકરી નોકરી નાખી, મારે શું થવાનું? તો સૌથી પહેલા તો આપણા જે ભલે સેમ હોવ
કે કોઈ પણ હોય તો પોતાની છોકરી હોય કે છોકરો હોય એની પહેલા સમજણ આપવી પડે કે કેટલા વર્ષ પછી લગ્ન કરવું પડે અને અભ્યાસ કરવો. તમારે 14 વર્ષની જો આપણે 2005નો જે કાયદો લાગુ પડેલો સંવિધાનની અંદર કે 14 વર્ષ લગીનનું બાળક ફરજિયાત ભણવું જોઈએ અને 18 વર્ષ લગીનની છોકરું ગમે એ જગ્યાએ જો કામ કરતું હોય એમાં પોલીસની જરૂર નથી કે કોઈ અધિકારીની જરૂર નથી. જે કાયદો જાણતો હોય ને એ જે કામ કરાવતો વ્યક્તિ હોય અગર એ કામ કરતું હોય જે કામ કરતા હોય ને એને કાયદેસરને 3 વર્ષની સજા છે. સંવિધાનની અંદર લખેલું છે, મારું લખેલું નથી. સારું, વાંધો ને આજે વધારે ખરાબ બોલાઈ ગયો. ના ના કોઈ વાંધો નહીં. અને એમનો જે हमने देखा कि जो आदिवासी समाज का एक जन जागृति अभियान या कार्यक्रम किया जा रहा है, तो हम यहाँ पहुँचे तो हम यहाँ पे जो कि अहमदाबाद से डॉक्टर आरती भील जो मैडम आए हैं उनसे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे किस प्रकार का एक कार्यक्रम है और आगे क्या उनकी रणनीतियाँ है. बहन जोहार. जय जोहार. सबसे पहले तो हम आपका भी धन्यवाद करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि इतने दूर से आप आपके समाज के लिए, समाज के हित के लिए यहाँ पहुँचे. तो ये किस प्रकार का कार्यक्रम था और समाज के हित के हेतु के लिए क्या योजना है आपके द्वारा? जी बिल्कुल राजेश जी, धन्यवाद. आज जन्मभूमि फाउंडेशन के फाउंडर अनिल भाई भूरिया ने हमें यहाँ पर निमंत्रण दिया. ये निमंत्रण एक विचारधारा के तहत था कि 13 सितंबर विश्व आदिवासी अधिकार दिवस जो यूनो ने घोषित किया है, तो ये अधिकार है क्या, कौन कौन सी तरह से हमको संविधान के अधिकार का रक्षण प्राप्त हो सकता है, या कैसी कैसी चीज़ें होती है जहाँ पर हम जो इतनी यातना या इतनी उत्पीड़न जो हम भुगत रहे हैं उसमें से हमारा शंका का समाधान हो सकता है. तो उसी के अंतर्गत हमने एक यहाँ पर ग्रामजनों को बुलाया, उन्हें बिठाया और उनसे काफ़ी सारी बातचीत की. इस बातचीत में पता चला कि ग्रामजनों के मन में अधिकार को लेकर या फिर कायदे कानून को लेकर जो भी कमियाँ हैं वो उनसे बात करके और उसको समझ के उसे पूरी करने की हमने कोशिश की और वो कोशिश काफ़ी हद तक सफल भी रही. मैडम, जिस प्रकार से आपने कहा आरती मैम की अधिकार, तो ये व्हाट इज द राइट्स, ये अधिकार क्या है आदिवासी समाज के? उनमें से क्या 2-1 अधिकार के बारे में हमें बताएंगे? जैसे कि एजुकेशन का अधिकार हो गया. जी बिल्कुल. ना, राइट टू स्पीच उनका अधिकार हो गया. तो क्या है अधिकार? अधिकार चीज़ होती है कि जो हमें संविधान देता है. संविधान के द्वारा नियत किए हुए जितने भी नियम हैं उसको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं. हमें जितनी भी अभी जो भी आप देख रहे हो कि देश भर में आदिवासी समाज के प्रति अभी जितने भी अन्याय हुए हैं, जितनी भी प्रताड़नाएं हुए हैं, आदिवासी समाज हर रोज़ एक नई चैलेंज को भोगता रहता है. इस सारी परिस्थितियों के लिए अधिकार को जानना, उसको समझना ये काफ़ी आवश्यक हो गया है. तो इसी के चलते हमने पोक्सो के अधिकार क्या होते हैं, मतलब लड़कियां जो है बहन बेटियां हैं, तो उनको इसके मुकाबले कहाँ तक मतलब वो समाधान मिल सकता है, इस चीज़ों का कितना उन पे असर हो सकता है, ये सारे जो भी नॉन वेलेबल जो ऑफेंसेस है उसके बारे में हमने उनको समझाया. और जो एजुकेशन का राइट है वो एजुकेशन का राइट भी मतलब कि कौन से अधिकार जो एजुकेशन से मिलते हैं. मैंने काफ़ी सारी बातें की यहाँ पर, तो बच्चों ने वगैरह ने स्टूडेंट्स वगैरह ने बताया कि एजुकेशन के रिगार्डिंग हम अगर किसी जगह पर जाए, फॉर एन एग्जांपल एक जागरूक नागरिक होने के तौर पे हम किसी स्कूल में जाए तो क्या हम ये कर सकते हैं कि नहीं. तो ये अधिकार हमें संविधान देता है कि हम कोई भी स्कूल में जाकर हमारे समाज के बच्चे किस ढंग से पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, उसकी जांच पड़ताल करें. अगर सरकार को कुछ मालूम नहीं है या किसी भी अग्रणी नेताओं को या प्रशासन को या शासन को मालूम नहीं है कि चीज़ें क्या हो रही है, हमारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, तो एक जागरूक नागरिक के होने के पर हम इस चीज़ों को बाहर ला सकते हैं और हमारा एजुकेशन, हमारी शिक्षण नीतियाँ हम अच्छे से बना सकते हैं और मजबूत तरीके से इसको हम पेश कर सकते हैं. धन्यवाद मैडम. तो जो दाहोद जिला जो बाहुबली आदिवासी विस्तार है, इस दाहोद जिले के अंदर आप जो आए हो, आपको कैसा लगा और दाहोद जिले की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
सबसे पहले तो मैंने दाहोद जिले की जनता को बताया कि मैं उस समाज की वंशज हूँ जिसमें क्रांतिकारी जन्म लेते आए हैं। मुझे गर्व है एक आदिवासी होने में। आदिवासी समाज को विशेष जो अधिकार दिए हुए हैं, उस अधिकारी को जानना, उसे समझना, उसको उपयोग में लेना, ये सारी बातें हमने एक दूसरे से करी और एक दूसरे को समझाया। और मैंने उनको एक कोशिश की कि मैं उनके सारे प्रश्नों जो भी है वो मैं सॉल्व कर पाऊँ, हल कर पाऊँ, और कभी भी उनको लाइफ में मेरी अगर ज़रूरत है ये सारी चीज़ों में तो किसी भी टाइम मेरा संपर्क कर सकते हैं और मैं उनको कोई उपयोगी हो सकूँ। इसके लिए मैंने उनको धन्यवाद बोला और खूब हमें आशीर्वाद भी मिले जन के, और काफ़ी हद तक ये प्रोग्राम सफल भी रहा। तो साथियों, हाल ही में हमारी जो चर्चा है ये डॉक्टर आरती भील के साथ हुई, जो कि तापी से बिलोंग करते हैं और तापी से दाहोद में आए। इसलिए आए हुए थे वो कि यहाँ के आदिवासी समाज में जन जागृति अभियान करें और लोगों के साथ में एक सही संदेश वो पहुँचाए। चाहे एजुकेशन शिक्षा की हम बात करें, चाहे स्वास्थ्य की हम बात करें, चाहे हमारे समाज के हित की बात करें, हर प्रकार की बात उन्होंने यहाँ के सभी वर्ग के लोगों को बताई है। तो बने रहिए आरजे भारत न्यूज़ 7 के साथ। मैं आपका मित्र राजेश सिसोदिया इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय संविधान। नमस्कार।